देश में जहां महाकुंभ चल रहा है उत्तर प्रदेश में, वहीं पे राजस्थान में भी बात करें प्रदेश की राजधानी जयपुर की, यहाँ पर भी महाकुंभ चल रहा है। महाकुंभ बेरोजगार का महाकुंभ, ये कहना मैं शायद भूल गया था। मैं हाल फिलहाल खड़ा हूँ स्वास्थ्य भवन में, जहाँ पर यहाँ पे मेरे पीछे जो भीड़ देख सकते हैं, ये भीड़ वो है बेरोजगार युवाओं की। पैरामेडिकल्स के सेवा नियम जारी करने की मांग को लेकर ये लगातार संघर्षशील हैं। 10 साल से लगातार कोशिश कर रहे हैं। 18 से 15 से ज़्यादा कुछ कोर्सेज ऐसे हैं चलाते हैं पैरामेडिकल्स, लेकिन इनके सेवा नियम जारी नहीं किए गए अभी तक। और हाल फिलहाल ये वापस एक बार रण के मैदान में कूद चुके हैं। यानी स्वास्थ्य भवन जो है वहाँ पे धरना दिया जा रहा है। सुबह से बैठे हैं, कड़ाके की ठंड में प्रदेश के विभिन्न अंचलों से आए हुए ये अभ्यर्थी सेवा नियम जारी करने की मांग को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं बताऊंगा बाद में पहले भी कि बाहर भी पुलिस जाब्ता तैनात है, पूरी चौकन सुरक्षा के यहाँ पे कर दी गई है एहतियातन के तौर पर। लेकिन हालात ये हैं कि अभी ये बेरोजगार जो युवा है वो लगातार अपनी मांगों को लेकर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो रहे हैं। पहले बीजेपी जब विपक्ष में थी तब लगातार बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन अब उन दावों की पोल पग पर खुलती नजर आ रही है। मेरे साथ कुछ स्टूडेंट मौजूद हैं, मैं बात कर लेता हूँ। मैडम क्या नाम आपका? सुरभि। सुरभि, हाँ बताएं। मैंने डायलिसिस से डिप्लोमा किया है आरपीएमसी से। हम प्रशासन से एक ही चीज़ पूछना चाहते हैं कि जब हमारे साथी जिन्होंने आरटी, रेडियोलॉजी, लैब टेक्नीशियन, ईसीजी इनमें डिप्लोमा किया, आज वो सब गवर्नमेंट नौकरियां कर रहे हैं, आज उनके सबके सेवा नियम है। हम यही पूछना चाहते हैं हमारे सेवा नियम क्यों नहीं है? वो लोगों को अच्छा स्वास्थ्य दे पा रहे हैं, क्या हम लोगों को अच्छा स्वास्थ्य नहीं दे सकते हैं? जब उन्होंने 15 कोर्स चलाए तो 15 कोर्स के सेवा नियम क्यों नहीं बनाए? सिर्फ 4 कोर्स के सेवा नियम क्यों बनाए? प्रशासन हमारे को जवाब देने यहाँ आए? कोई हमें सिर्फ मीठी गोलियां दी जा रही है कि आपका काम चल रहा है, आपके सेवा नियम की फाइल चल रही है। हम प्रशासन से यही पूछना चाहते हैं, इतने टाइम से वो एक सेवा नियम नहीं बना पाए हमारे जब हमारे साथी गवर्नमेंट नौकरी लग रहे हैं, जब हमारे साथियों के सेवा नियम है तो हमारे क्यों नहीं है? हम इस लोकतंत्र में सिर्फ समानता का अधिकार चाहते हैं। जिन्होंने हमारे साथ सेम यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा किया है, सेम फीस के साथ, सेम ड्यूरेशन के साथ, आज वो सब गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हैं, आज वो सब अच्छी सैलरी प्राप्त कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं? हम यहाँ पर धरने दे रहे हैं। हमारे पास, हम किसी के पास भी चले जाए, जिस मेडिकल कॉलेज से हमने डिप्लोमा किया है, हम अगर उसी मेडिकल कॉलेज के पास जाके अगर हम नौकरी मांगते हैं तो हमें एक ही चीज़ कहते हैं, आपके सेवा नियम नहीं है, हमारे पास कोई प्रावधान नहीं है कि हम आपको किस बेसिस पे ले। हम यही पूछना चाहते हैं, जब तुम्हारे पास कोर्स है, जब हमारे साथी जो हमारे साथी है वो भी वही कोर्स कर रहे हैं, लेकिन उनके सेवा नियम है, हमारे नहीं है। उनके लिए उनके पास सीटें हैं, उनके लिए उनके पास जगह है जहाँ पे वो उनको ले सकते हैं, पर हमारे लिए नहीं है। आज हम यही पूछना चाहते हैं प्रशासन से, जब वो कर सकते हैं, जब वो लोगों को अच्छा स्वास्थ्य प्रोवाइड कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? आज हर CSC PSC के ऊपर पेटी पैक मशीनें पड़ी है, उनकी RMC पेटियों में ख़त्म हो रही है। 3 साल के RMC देती है मशीन की, और साल 1.5 साल से हर CSC PSC में मशीनें पड़ी है। क्या उन मशीनों की RMC वापस ला पाएंगे? नहीं। आज अगर यही हम लोगों को हमारे सेवा नियम बनाए जाए, हमारे को परमानेंट किया जाए, हर छोटे छोटे कस्बे में, हर छोटे छोटे CSC PSC पर डायलिसिस मशीनें चालू की जाए, हमें वहाँ लगाया जाए। लोगों को इतनी दूर किसी भी कस्बे से, गांव से, सिटी नहीं आना पड़ेगा डायलिसिस कराने। डायलिसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज को हफ्ते में 2 बार 3 बार अगर उनको डायलिसिस नहीं मिलता है तो वो उनका जीवन यापन करना बहुत मुश्किल है, वो मर भी सकते हैं। लेकिन आज गवर्नमेंट उनकी सेवा के लिए उन्होंने CSC PSC पे मशीनें दी, लेकिन उनको चालू तो करो, हमारे को नौकरी पे तो लो। जब हमें लोगे तभी तो मशीनें चालू होगी। सिर्फ सरकार का पैसा मशीनें खरीदने में चला गया, क्या हमारे को नौकरी देने में उनके पास पैसा नहीं है? हम उनसे एक ही चीज़ चाहते हैं, जैसे रेडियोलॉजी के लिए लोगों के पास अच्छी सुविधा प्राप्त हो रही है, हर छोटे छोटे कस्बे में जगह पे सब जगह रेडियोलॉजी की मशीनें हैं, वहाँ पर उनके पास डिप्लोमाधारी टेक्नीशियन है, तो जब वहाँ पर डायलिसिस की मशीन है तो डिप्लोमाधारी टेक्नीशियन क्यों नहीं है? हम उनसे यही पूछना चाहते हैं, ये जो मशीनें हैं वो पेटियों में पैक होने के लिए खरीदी गई है या हमारे को लेने के लिए खरीदी गई है? हम आपसे बस, हमारा प्रशासन से यही मांग है, हमारे सेवा नियम बनाए जाए, हमारे को लिया जाए। हम चाहते हैं जो हमारे रजिस्ट्रेशन है वो घर पे पड़े पड़े सड़े नहीं। हमारे बहुत से भाई है जो ओवर एज होने वाले हैं, उन्होंने 9 साल से डिप्लोमा कर रखा है, 2015 से कोर्स चल रहे हैं। हम उनसे एक ही चीज़ है, 10 साल में जनरेशन चेंज हो जाती है, लोग ओवर एज हो जाएंगे, उसके बाद
वैकेंसी निकालने का क्या फायदा? जब डिप्लोमाधारी को प्राइवेट में ही नौकरी करनी थी तो वो कोर्स करवाए क्यों रहे? आज हमारे घर वालों ने कड़ी मेहनत करके पैसा लगा के हमारे को कोर्स करवाया, हमारे लिए लोन लेके उन्होंने हमें कोर्स कराया, और आज हम उस लोन को चुका ही नहीं पा रहे, क्योंकि हमारे को कहीं पे भी जाए प्राइवेट में 5,000, 10,000, 8,000, इसमें किसी का चलता है, घर चलता है? नहीं चलता है। आज हमारे लोनों की किस्त नहीं चुक रही है। आज हम लोगों के लिए हमारे घर वालों ने इतना पैसा लगाया, हम यही चाहते हैं वो पैसा चुकाने के लिए हम सक्षम हैं, लेकिन हमें गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं निकाल रही, हमें सक्षम बना नहीं रही है। मैडम सुरभि, जिस प्रकार से लगातार मांग की जा रही है, अब क्या लगता है कि आपकी मांग, क्योंकि 10 वर्षों से लगातार 10 वर्ष का समय बहुत ज़्यादा लंबा होता है, एक ही मांग को लेकर दोहराना, क्या लगता है कि सरकार अब चेतेगी आपकी मांग को? हम सरकार से यही कहना चाहते हैं, वो अगर चेते तो ठीक है, नहीं तो हम यहीं बैठे हैं। हम यहीं बैठे हैं, प्रशासन हमें धमका के जा रही है, हमारे घर वाले भी हमें नहीं रखना चाहते, क्योंकि वो उनको पता है जब उन्होंने डिप्लोमा कराया हम उनके लिए सक्षम होकर उनके लिए खड़े नहीं हो पा रहे, तो वो हमें घर में क्यों बुलाएंगे? तो हमें घर में नहीं बुलाओ तो जेल में ले जाओ, लेकिन हम घर नहीं जाएंगे जब तक हमारे को कोई सही आश्वासन, सही बात नहीं बोली जाती। हम घर नहीं जाएंगे, हम यहीं बैठे हैं। हम कोई मीठी गोली लेके घर जाने के लिए नहीं बैठे हैं, हम हमारी मांगे पूरी करा के जाएंगे। क्या कहेंगे? देखिए, बड़ी विडम्बना की बात है। आज 10 साल हो गए, 2025 लग गई, 15 से सरकारें चेंज हो गई। जब बीजेपी सरकार ने आई थी 2015 में, तब उन्होंने वसुंधरा राजे जी ने एक अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए आरपीएमसी का गठन किया। 15 कोर्स चले कि हर डिपार्टमेंट का बंदा एजुकेशन करके डिपार्टमेंट वाइज ही आगे आकर सेवा देगा, जिससे कि आम आदमी को अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूं, आज वापस सरकार चेंज हो गई, वापस बीजेपी की सरकार आ गई, 10 साल हो गए, लेकिन हमारा दुखड़ा कहीं चेंज नहीं हुआ। हम लोग पिछली बार भी इस बात को लेकर धरना दे रहे थे, पिछली सरकार से भी हमने ये बातें करी थी। पेटी पैक मशीनें डायलिसिस की पड़ी हैं, गलत ब्लड चढ़ने से एसएमएस में अभी चला था, सचिन शर्मा को गलत ब्लड चढ़ने से मौत हो गई। अभी कुछ दिन पहले चला कोटा में गलत ब्लड चढ़ने से मौत हो गई। एसएमएस जैसे बड़े अस्पताल में ऐसी घटना हो जाती है क्योंकि 10वीं पास, 12वीं पास, बीएड करे हुए लोग इन जगहों पर काम कर रहे हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, सरकार जागे, देखे। ये 10 कोर्स भी हैं पैरामेडिकल में, एलटी, आरटी, ईसीजी, ऑप्थेल्मोलॉजी को छोड़कर, और हमारा किसी से विरोध नहीं है। एलटी, आरटी हमारे साथी, हमारे भाई हैं, अच्छी बात है, उनको नौकरी मिल रही है, लेकिन हमारा क्या दुर्भाग्य है, ऐसा हमने क्या कर दिया? ओटी, ब्लड बैंक, डायलिसिस, कैथ लैब, एंडोस्कोपी, इमरजेंसी, ट्रॉमा, ईजी, इनके एक के भी सेवा नियम आप बना नहीं रहे हो, बार बार झूठे जुमले दिए जा रहे हो। कांग्रेस सरकार में बात करते तो कहते इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा। वापस वही सरकार है, बीजेपी आ गई। हम कहते हैं भजन लाल जी से कि साहब, गिरिराज महाराज को हम भी मानते हैं, आप हमारा काम करो, गिरिराज महाराज का जयकारा हम भी देंगे। एक गिरिराज महाराज की कृपा से बंसी बजाओ, चक्र चलाओ, इन युवाओं को रोजगार दो साहब। ये परेशान है, एक गरीब मजदूर का बेटा है, ये बहुत मुश्किल से इनको पढ़ने के लिए यहाँ भेजा है, मुश्किल से इन्होंने एजुकेशन करी है मेडिकल हेल्थ की, और आज हम एप्रिन पहन के बेरोजगार घूम रहे हैं। शर्मसार बात है, प्रदेश में इस तरह की हालत बनी हुई है, कोई हमारी बात को सुनता नहीं है। प्रशासन दबाने की बात करता है, जब देखो जब बोलो दबाने की बात करता है, बोलो लाठी चार्ज कर देंगे, डरा देंगे, धमका देंगे, केस लगा देंगे। डराने धमकने वाले लोग नहीं हैं हम पूरी बॉडी को खोलकर ऑपरेट कर उसे वापस सीख देने वाले लोग हैं। मजबूती के साथ लड़ना जानते हैं अपने हकों के लिए। संवैधानिक हक है हमारा, हमें राइट्स के लिए लड़ने का, और हम लड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से अगर हमारी 2025 के बजट में भर्ती जारी नहीं की तो ये धरना, तो आज हमारे लोग मिलने गए हैं अभी डेलीगेशन से, उनको या तो संतोषपूर्ण जवाब मिलता है, नहीं मिलेगा तो ये धरना निश्चितकालीन जारी रहेगा। डरने वाले लोग नहीं हैं हम, ना हम कभी डरें। प्रशासन से मेरा निवेदन है मुख्यमंत्री जी से, चिकित्सा मंत्री जी से, कि आप इस बात को समझो, इस विडम्बना को समझो। 10वीं पास लोग काम करेंगे तो ओटी में जब ऑपरेट होगा उसके बाद पेट के अंदर सीजर रहना निश्चित बात है। ये योग्य लोग तो यहाँ बैठे हैं। डायलिसिस की मशीनें जो आम जनता की गाड़ी कमाई से कमाकर, आपको टैक्स भरकर जो आपने वो पेटी पैक मशीनें करोड़ों रुपए खर्च करके लाई हैं, उनको चालू करो साहब। ईजी की पेटी पैक मशीनें पड़ी हैं, उनको चालू करो। आपके खुद के सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में पेटी पैक मशीन पड़ी है, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ। और अभी नए कुछ दिन पहले घटना हुई है उदयपुर में, जो लोग डायलिसिस में लगे हुए थे उन टेक्नीशियनों को हटा दिया और कहा साहब हमारे पास आपके लिए, निविदा पे लगे हुए थे वो भी, कि हमारे पास आपको देने के लिए पैसा नहीं है। और उसी जगह पर अभी उन्होंने ज्वाइनिंग कराई है बीएड वाली छात्रों को और एलटी वाले लोगों को। भाई एलटी वालों का काम लैब टेक्नीशियन का है तो वहाँ करवाओ ना आप मोटी रिश्वत ले लेकर एक संविदा पर लगा देते हो जिससे 10% उनको मिल जाए अंक आगे और उससे गवर्नमेंट जॉब कर सके। इस तरीके से हमारे साथ दोबारा व्यवहार नहीं चलेगा। लैब टेक्नीशियन नेफ्रो विभाग में क्या करेगा? मैं आदरणीय उदयपुर
आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सर से पूछना चाहता हूँ, नेफ्रोलॉजी में एलटी का क्या काम है हमें बता दो। लैब टेक्नीशियन किस लिए हैं? लैब में जांच करने के लिए, ना कि डायलिसिस करने के लिए। डायलिसिस टेक्नीशियन करेगा। इस तरीके का दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमारे साथ ऐसा दोगला व्यवहार बिल्कुल सता नहीं सहा जाएगा। आने वाले 2025 के बजट में ये सभी कोर्सों के सेवा नियम जारी करके या तो सरकार हमारी भर्ती जारी करे, नहीं तो हम संघर्ष की राह पे पहले भी थे, 10 साल हो गए, आगे भी रहेंगे। हमने कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन दिया, पूरे हर एक एमएलए को ज्ञापन दिया। हमारी मुहिम रही कि सरकार हमारी निवेदन को सुनेगा। हमने खूब शांतिपूर्वक धरने किए और शांतिपूर्वक करते हैं क्योंकि हम एप्रिन पहनने वाले लोग हैं, हम शांतिपूर्वक जीने वाले लोग हैं। हम शांति से लोगों को हेल्थ के लिए अच्छी कामना करते हैं और उनके लिए रात दिन काम करते हैं। लेकिन इस तरीके की अगर हमारे साथ दोगला व्यवहार होगा तो निश्चित रूप से अपने हकों के लड़ने के लिए हम मजबूती के साथ खड़े हैं। और पूरे राजस्थान से आया हुआ युवा है, जैसलमेर, पोखरन, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा, धौलपुर, भरतपुर, गंगापुर, हर राजस्थान के हर एक कोने से आया वो छात्र है, परेशान है, बेरोजगार है। इसके माँ बाप ने गाड़ी कमाई अपनी इकट्ठी करी कि मेरा बच्चा, मेरा लाल पढ़ेगा तो इसको नौकरी मिलेगी। लेकिन आज लाल के पास एक सिर्फ एक वाइट कोट के अलावा और कुछ नहीं है। दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जब जिस मेडिकल कॉलेज से हमें कोर्स कराया जाता है, आज वहाँ जाते हैं। SMS मेडिकल कॉलेज जो है अभी डायलिसिस का कोर्स करवाता है। मेरे साथी डायलिसिस वाले वहाँ जाते हैं तो बोलते हैं आपके तो सेवा नियम ही नहीं है, आपको किस प्रारूप में नहीं सेवा नियम नहीं तो बंद करो ये कोर्स। क्यों चला रहे हो? बेरोजगारी के लिए क्या? हम बेरोजगार बनने के लिए नहीं। RUHS में चल रहा है ये कोर्स। मेरा निवेदन है प्रिंसिपल साहब, आप समझो, आप डॉक्टर हो, MBBS MD करके आप बैठे हो, आप हमारी बात को, आप दुखड़े को समझोगे, सरकार को समझाओगे, क्योंकि वो तो हो सकता है नॉन मेडिकल लोग हैं, हमारे दुख को नहीं समझें। लेकिन आप समझते हो, सरकार में बैठे OSD हैं वो भी समझते हैं क्योंकि वो मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग हैं। हम बहुत परेशान हैं, 10 साल हो गई और इस तरीके से परेशानी को अब सहा नहीं जाएगा। हमारे कंधे टूट गए, अब घर वालों को जवाब देने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। सरकार या तो हमारी बात सुने, नहीं तो हम निश्चित रूप से हम यहाँ बैठे हैं और अनिश्चितकालीन बैठे हैं। सबसे बड़ा सवाल, 10 सालों से मांग की जा रही है लेकिन फिर भी जून तक नहीं रहेंगी। सरकारें आती हैं जाती हैं, तमाम मुख्यमंत्री बदल गए। अब रामराज की डबल इंजन सरकार कही जाती है, बेरोजगारों के, युवाओं की सरकार कही जाती है। लगता है कि अब आपकी मांग को कहीं ना कहीं तवज्जो मिलेगी। देखो, राइजिंग राजस्थान की बात ये लोग कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, राइजिंग राजस्थान में इस तरीके का माहौल है। अभी हमारे साथी गए थे, उनको समन भेजा था, वहाँ पर भेजा था कि मिल के आएंगे, लेकिन उन्होंने हमारा लेटर तक नहीं लिया। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण नहीं लिया लेटर। अभी वो गए थे चिकित्सा मंत्री जी से मिलने, वहाँ डेलीगेशन गया था, वहाँ लेटर नहीं लिया है हमारा। इससे बड़ी दुर्भाग्य की पूर्ण लोकतंत्र में क्या होगी? बाद में आएंगे, यहाँ बैठे हैं। नहीं गए हुए हैं, उनका कॉल आया है वहाँ से। उन्होंने, अगर गए हैं, पुलिस वालों लेके गए उनको साथ में, और उन्होंने जब वो लेटर लेकर के गए तो वो लेके किस चीज़ का है सर, वहाँ पे ऐसे धरना चल रहा है इस चीज़ के कैडर को लेकर के। तो उन्होंने, चिकित्सा मंत्री जी ने ये कहा है कि इसको ले जाओ, 11 तारीख बाद में मिलना, अभी कोई इनका ट्रांसफर का काम चल रहा है, इनके मेरे पास में टाइम नहीं है। सीधी सी बात बोल रहे हैं वो तो। खुद मिला के बेकदरी आपके आंदोलन की जा रही है। बिल्कुल की जा रही है। आंदोलन की क्या साहब, हमारी की जा रही है, हमारे जीवन की जा रही है, हमारे पैरामेडिकल में कराए गए उन कोर्सों की जा रही है। नहीं कर सकते कुछ भी तो मैं कह रहा हूँ हमारे रजिस्ट्रेशन हम माननीय राज्यपाल जी को सौंप दें। अगर कोई ले सीना चौड़ा के तो हमारे दुख को कोई सुनने वाला नहीं है इस लोकतंत्र में, तो हम कह देना चाहते हैं ईंट से ईंट बजा देंगे, लाठियाँ खा लेंगे, मुकदमे खा लेंगे, लेकिन चुप नहीं बैठेंगे। 10 साल हो गई, अब हम चुप नहीं बैठेंगे। एक भी साथी मेरा चुप नहीं बैठेगा। इस बार हमको चाहिए कि आने वाले बजट में 2025 में हमारी भर्ती जारी करे और हमारे लिए सेवा नियम जारी करे। इस बार झूठे जुमले लेकर हम लोग नहीं जाने वाले। निश्चित रूप से सरकार, इस तरह की विडंबना की बात है, चिकित्सा मंत्री जी को सोचना चाहिए। मैं तो बहुत शालीन समझता हूँ, बड़े पद पर बैठे हैं और हमारा तो यही निवेदन रहता है। अभी मुख्यमंत्री जी से आशा कर सकते हैं, जब चिकित्सा मंत्री जी ने यह कह दिया तो, कि चक्र कब चलाओगे साहब, हमारा भी चलाओ चक्र, बंसी बजाओ, कुछ हमारा भी भला करो। गिरिराज महाराज का जयकारा हम भी लगा देंगे, हम भी उनके सेवक हैं, गिरिराज महाराज के, आपके पड़ोसी हैं। हमारी तरफ देखो साहब, हम भी वहीं आपके गृह विभाग से, वहीं से आते हैं, गृह जिले से। बड़ा दुर्भाग्य की बात है, लेकिन हमारी बात को कोई सुन नहीं रहा है। आपके चिकित्सा मंत्री जी के पास गए हैं, उस तरीके से हमें प्रताड़ित कर दिया, हमारे छात्रों को, हमारे साथियों को। क्या हम अपराधी हैं? क्या हम क्रिमिनल हैं? क्या हम आतंकवादी हैं? पूछना चाहता हूं मैं सरकार से। इस तरीके का दोगला व्यवहार बिल्कुल कतई नहीं सहा जाएगा। क्या कहेंगे आप? देखो, सरकारी जब आती है तो बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़ी सपने दिखाए जाते हैं। पिछले जब बीजेपी सरकार आने से पहले बीजेपी सरकार ने यहाँ घोषणा की थी अपने मैनिफेस्टो में कि हम 20,000 पैरामेडिकल वैकेंसी देंगे, पर इन्होंने आज तक एक पैरामेडिकल वैकेंसी नहीं दी। पूरा साल गुजर गया, सेकंड साल चल गया, फिर बजट आने वाला है। हमारी फाइल पिछले 4 साल से स्वास्थ्य विभाग, फाइनेंस, हर जगह घूम रही है, लेकिन इनकी वैकेंसियां नहीं आ रही हैं और ना ये सेवा नियम जारी कर रहे हैं। पिछले कई सालों से बेरोजगार परेशान है, 10 साल से। ये वादे तो करते हैं लेकिन वादे पे खरे नहीं उतरते। ये सरकार कब तक इन पैरामेडिकल छात्रों के साथ अन्याय करता रहेगा? हम मांग करते हैं हमारी
सेवा नियम जारी किए जाए और ये जब जो 20,000 पैरामेडिकल की आपने घोषणा की है बजट में हमारी वैकेंसी लाई जाए, हमारी परमानेंट वैकेंसी होनी चाहिए। मैं हम सरकार से यही मांग करते हैं। धन्यवाद। धनराज। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार सैनी दौसा है। मैं दौसा से आया हूँ। एक स्पेशल हमको मतलब इतनी दूर से आना पड़ रहा है कि हमारी जो वैकेंसी है वो पैरामेडिकल की वो काफ़ी समय से पेंडिंग पड़ी है। 9-9 साल हो गए उनको। युवा साथी बार बार धरना दे रहे हैं और उसके बाद हमको यहाँ आना पड़ रहा है। हम वहाँ अपने गृह जिले में भी कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन कोई प्रशासन का नुमाइंदा या कोई भी कर्मचारी उस पर कोई आगे की प्रोसीजर कार्रवाई नहीं करती है। और हम आपको बताना चाहते हैं कि जो हम यहाँ इस टाइम सर्दी के मौसम में इस समय आए हैं और लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा नहीं आया। प्रशासन के पास डेलीगेशन को लेके गए हैं। अब कितना टाइम लगता है, क्या लगता है वो बता रहे हैं। वहाँ लेटर की मना कर रहे हैं। अब आप खुद देख सकते हो सर्दी के मौसम में कितने सब परेशान होते हैं। इस टाइम पे सरकार द्वारा शीतलहर का विशेष शीतलहर जारी कर रखी है, फिर भी पैरामेडिकल के साथी कितने सारे आए हैं। कोई साथी जोधपुर से आया है, कोई उदयपुर से आया है, कोई सीकर से, सभी जगह से आए हैं। गृह जिले जयपुर के भी हैं, लेकिन सरकार इसके बारे में कभी नहीं सोचती। कई बार धरना शहीद स्मारक पे भी दिया गया है, लेकिन सरकार इन पर कोई विशेष कार्रवाई नहीं करती है। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। जो अभी आपने सुना होगा कि डायलिसिस की मशीनें सरकार द्वारा महंगी खरीदी गई थी, वो अभी भी खराब ही हुई हैं और वो खराब भी शायद कुछ काम भी आए। बच्चों के डायलिसिस की वैकेंसी निकालकर उन खराबियों को भी सुधारा जा सकता है। महंगी लाने के बाद भी उनको अच्छे काम से लिया जा सकता है, लेकिन सरकार उनको काम में नहीं ले रही। जो महंगे उपकरण है उनको भी एक डैमेज कंट्रोल में दे रही है, मतलब कि उनको सरकार स्वास्थ्य विभाग में बिल्कुल डैमेज कंट्रोल के रूप में घोषित कर रही है। तो सरकार को उनके ऊपर अच्छी कार्रवाई करते हुए और विभाग में वैकेंसी निकालते परमानेंट जो 14 कोर्सेज रहे हैं उनकी वैकेंसीज भी निकालनी चाहिए। जो इतने टाइम से पेंडिंग पड़ी है वैकेंसीज, उनको निकालनी चाहिए। पेंडिंग वैकेंसीज को भी सरकार से कई बार दरखास्त की हुई है। देवेंद्र, वापस कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखो, कहने की बात ये है साहब कि हमारे तो इतना बड़ा अपमान मेडिकल हेल्थ में, हम तो ये कह रहे हैं आज हमारा बस चले तो हम डिप्लोमाओं को रजिस्ट्रेशनों को फाड़ के, आज हम रजिस्ट्रेशन नहीं लाए, नहीं तो रजिस्ट्रेशन को यहीं फाड़ के देके जाते आज हम। इतना बड़ा दुर्भाग्य इस लोकतंत्र में। हम लोग यहाँ शांतिपूर्वक तरीके से धरना दे रहे हैं, हमें कह रहा है कि आपके ज्ञापन नहीं लिए जाएंगे। जाना जनता के बीच में है साहब, हमारी तरफ देखो, हम कोई आपके दुश्मन नहीं है, हम आम जनता के नागरिक हैं, मेडिकल हेल्थ से जुड़े हुए लोग हैं। इस तरीके से आप करोगे तो कैसे पार पड़ेगी? हम लोग कहाँ जाएंगे? ये जनता कहाँ जाएगी? और ये चुन के आपको इसलिए भेजती है कि आप इनकी बात सुनो, मनमानी करने के लिए नहीं। हम चाहते हैं कि हमारी आशा थी, पहले कांग्रेस सरकार आई, अभी बीजेपी आई है कि बीजेपी ने एक कोर्स चलाए थे, हो सकता है हमारे शुभ दिन आए, अच्छे दिन हमारे आए। मोदी जी को जिताया, भजनलाल जी को जिताया, लेकिन थाली बजाई लेकिन हाथ कुछ नहीं आया। और आज तो इतना दुर्भाग्य की बात है, इससे बड़ी शर्मसार बात हमारे लिए हो नहीं सकती कि चिकित्सा मंत्री जी के ओएसडी कह रहे हैं कि 11 तारीख तक हमारे पास ट्रांसफर का काम चल रहा है, आपका ये ज्ञापन 11 तारीख के बाद लेके आना। देखिए, सबसे बड़ी विडंबना कि सब चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के यहाँ पे ये जाते हैं डेलीगेशन लेके, डेलीगेशन के साथ एक लेटर दिया जाता है उनके हाथ में कि हमारी जो मांगे हैं उसको लेकर विचार विमर्श किया जाए। वो लेटर तक नहीं लिया गया। इस सरकार की बेकदरी, इन युवाओं की बेकदरी सरकार में किस कदर हो रही है, इन बेरोजगारों की बेकदरी किस कदर हो रही है, ये आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। तस्वीरें स्वास्थ्य भवन से लाइव दिखा रहा हूँ आपको, जिस प्रकार से लगातार कोशिश की गई थी कि चिकित्सा मंत्री के पास जाए और उन चिकित्सा मंत्री के पास लेटर दिया गया है, लेकिन लेटर भी ले लिया गया। क्या कहेंगे आप? हमने पहले भी धरने दिए, शहीद स्मारक पे भी दिए और फिर हार थक के हम यहाँ पर आए हैं। तो सीधी सी बात, हम वहाँ आए, धरने दे दिए और सरकार ने हमें फिर भगा दिए। वहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं डंडे लेकर के, और सीधी सी बात है यहाँ भी आए हैं। अभी थोड़ी देर पहले पुलिस वाले आ गए डंडे लेकर के, वो धमका रहे हैं। तो सरकार के हिसाब से तो हमें क्या समझ लिया, कुत्ता समझ लिया। क्या होता है, गली में कोई कुत्ता आता है उसको डंडे से मारा और भगा दिया, वही से कि आ गए डंडे से मारो और भगा देते हैं। और अभी थोड़ी देर बाद में देख लेना यही होने वाला है, देख लेना सर आप। मेरी सर प्रशासन से हम कई बार धरने, जो एक संवैधानिक प्रोसेसर होती है उसके तहत भी हम कई बार कार्रवाई करवा चुके हैं, लेकिन सरकार उन पे अमल नहीं कर पा रही है। हम उनसे कई बार बोल चुके हैं, लेकिन जो प्रशासन है वो एक अच्छी कार्रवाई करते हुए इसे जो पैरामेडिकल सेवा नियमन है उसको एक लंबे प्रोसेस में नहीं ले जाके शॉर्ट टर्म में
जो अगला बजट आ रहा है उसमें इसकी घोषणा करे पैरामेडिकल सेवा नियमन की, जिससे कि जो पब्लिक दूर दूर से आ रही है, जो बच्चे पैरामेडिकल के, कोई पहली बात तो आपने अगर इनको वैकेंसी नहीं निकालनी थी तो आपने ये जो पैरामेडिकल कोर्सेज है उनको बंद कर देने चाहिए, जिससे कि अभी भी आपके कार्यकाल में भी ये कोर्सेज चल रहे हैं, या तो आप उनको जॉब दो, अगर जॉब नहीं दे पाते हो तो उन कोर्सेज को बंद कर दो, जिससे कि बच्चे एक नई दिशा की ओर, जो कि अपना समय बर्बाद न करते हुए नई दिशा की ओर बढ़े, जिससे कि बच्चे अपना समय बर्बाद करते हुए नई दिशा की ओर ना बढ़े और एक अच्छे कार्यकाल की ओर अब अपना कुछ रोजगार तो करेंगे गांव में। अगर गांव में बच्चा गांव से यहाँ आ रहा है, जयपुर सराहमाने की बात है सरकार को, जो गांव से बच्चे आ रहे हैं उनकी सर्दी में, इस सर्दी में आप देखो गांव में कितनी विडंबनाएं होती हैं कमाई के सिस्टम में, गर्मियों में किसी के माँ बाप कैसे कमाते हैं, उसके बाद में यहाँ आके सरकार को पैसा देते हैं, कोई कोर्स करता है डिप्लोमा, प्राइवेट में जाते हैं, प्राइवेट में 5,000 में लगाते हैं, 5,000 में किसी का कुछ हो नहीं पाता। तो सरकार से हमारा निवेदन है कि कृपया अच्छी कार्रवाई करते हुए इसे कार्यकाल को आगे बिल्कुल आपकी आवाज शायद ये तस्वीरों के माध्यम से पहुंच पाए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तक, तमाम चिकित्सा मंत्री तक, तमाम अधिकारी जो स्वास्थ्य विभाग के, चिकित्सा विभाग के, उन तक क्या कहेंगे आप? सर पहुंचेगी कहाँ? अभी स्वास्थ्य भवन गए थे तो वहाँ तो हमारा लेटर ही नहीं लिए, तो पहुंचेगी कहाँ? वहाँ तक बात कैसे पहुंचेगी? सर बड़े शर्म की बात तो ऐसी है कि हम घर जाते हैं तो घर वाले बोलते हैं क्यों आते हो घर, क्या है आपका घर, आपके इतने पैसे लगाए क्या मतलब निकला? और बड़ी शर्म की बात यह है जब इनको वैकेंसियां नहीं देनी है तो ये फिर कोर्सेज क्यों चालू कर रखे हैं? इनकी फीस बढ़ाई जा रही है, अभी 10,000 15,000 फीस और बढ़ाई है, अभी फर्स्ट ईयर की 50,000 35 से 50 कर दी डायरेक्ट, और 55 से 60 70 ये फीस बढ़ाई जा रही है। कोर्सेज की अगर वैकेंसी नहीं निकाली जा रही है तो फिर क्यों गवर्नमेंट ये करवा रही है कोर्सेज? क्यों ये सब? हमें शर्म आती है। ये एपरीन बचा है हमारे पास और कुछ नहीं बचता। अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाते हैं वहाँ 5,000 रुपये देता है, कोई 10,000 रुपये देते हैं, तो उनसे क्या होता है? हमारे घर वाले हमें इतने कड़ी मेहनत करके इतने पैसे लगाए हैं, क्या मतलब निकला उन पैसों का? उतने इन पैसों बिल्कुल आप क्या कहेंगे? वो 1,05,000 रुपए जो फीस हुई है, घर वाले ऐसे कहते हैं कि उतने में तो हम किसी को ब्याज पे देते ना, तो वो ब्याज आता है, तुम 5,000 रुपए महीने के ला रहे हो, तो क्या होगा उससे? जब बीजेपी सरकार में ये कोर्सेज चालू हुए हैं तो बीजेपी सरकार आ गई, लेकिन अभी तक कोर्सेज तो चालू कर दिए, क्योंकि इनको तो इनकम तो मिल रही है, अभी इनकम देना पैसे, इस वजह से ये वैकेंसी निकाली नहीं रही है। अब जब इनको कोई वैकेंसी निकालनी नहीं थी तो ये इन्होंने ये कोर्सेज चालू क्यों किए? मैं सरकार से यही पूछना चाहूँगा। हमारे रजिस्ट्रेशन पड़े एक्सपायरी होने की डेट पे आ गए, फिर से रिन्यू करो, रिन्यू के 3,000 रुपये दो, रजिस्ट्रेशन लेते टाइम 5,000 रुपये दो, एडमिशन लेते टाइम 1,05,000 रुपये तो गवर्नमेंट की फीस दो, उसके अलावा जो लगे वो अलग 1.5 लाख रुपये फीस लगती है, रहना खाना, और 2 साल का कोर्स में वैसे 5 साल लगाती है सरकार है, तो उसमें रहना खाना वो सब, तो 1,05,000 रुपये का कोर्स सीधे 5 लाख रुपये में पड़ता है। घर वाले 5 साल तक हम बेरोजगार रहे, वो अलग, घर वालों से दूर रहे, फिर घर वाले कहते तुमने 5 साल वहां पे रहे, तुमने क्या किया? आपने क्या किया? आपने पढ़ाई का क्या मतलब निकला? कुछ नहीं। घर वाले डांटते हो रहे, पुलिस से ऐसा तुम कोई खेत में काम कर लेते, मजदूरी कर लो, वही मिल जाएंगे तुम्हें 15-20 हज़ार रुपए। तो देखिए विडंबना है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, रामराज की सरकार कही जाने वाली सरकार में एक युवा बेरोजगारों की बेकदरी की इंतहा हो गई है कि हाल फिलहाल धरने को मजबूर हैं, और फिर भी जब ये जाते हैं चिकित्सा मंत्री के पास अपना मांग को लेकर, वहाँ से इनको खदेड़ दिया जाता है। मैं एक बार दिखाना चाहूँगा कैमरा पर्सन आकर, मुझे भीड़ देखिए, दिखाऊंगा। ये भीड़ इधर है, ये तमाम प्रदेश के विभिन्न अंचलों से इस कड़ाके की ठंड में बैठे हुए हैं, और इस भीड़ के बाद में माध्यम से ये दिखाना चाहूँगा कि जो मेडिकल पैरामेडिकल अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं अब अपनी पीड़ा के लिए यहाँ पे गुहार लगाते आ रहे हैं कि मांग कैसे भी इनकी पूरी हो। अब सरकार जो है वो संवेदनशील सरकार कही जाती है, लेकिन इनकी पीड़ा किसी को दिख नहीं रही, लगातार मांगे की जा रही है, प्रशासन इनको लगातार धमकियां मिल रही है प्रशासन से, और प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि कैसे भी इनको यहाँ से हटाया जाए। अब सरकार की संवेदनशीलता कहाँ है, ये वापस सोचने वाली बात है। हाल फिलहाल प्रदेश के राजधानी जयपुर में बेरोजगारों का महाकुंभ सा लग गया है, या यूं कहें कि आंदोलन प्रदर्शन और जोरों पर है। ऐसे में भजनलाल शर्मा जो सरकार है वो कहने को देखना पड़ेगा। सूर्य कैमरा पर्सन राकेश वर्मा के साथ संदीप अग्रवाल, गोल्डन हिंद, जयपुर।